औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो रहमान रहीम करीम वाहदहु ला शरीक है। हज़ारों करोड़ों लामहदूद दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। With this, gentlemen, I start with my new lecture. Before starting the lecture, as usual, I would like to share with you, जैसे मैं शुरू में एक मैसेज आपसे शेयर करता हूँ और उसके बाद हम आगे अपना फॉर्मल लेक्चर शुरू करेंगे। स्लाइड सेज बी इन द कंपनी ऑफ दोज हु बूस्ट योर स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेट यू टू डू गुड देन दोज हु मेक यू फील लो एंड अनवर्दी। हमने आपने भी और मैंने भी अक्सर अपनी ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम अपने माशरे में कम्युनिटी में दाएं बाएं देखा होगा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। एक बुजुर्ग कहते हैं अच्छे दोस्त अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत होते हैं। बेसिकली इस बात पे जोर दिया गया है कि हमें उन लोगों की कम्युनिटी में रहना चाहिए, उन लोगों का साथ रखना चाहिए, ऐसे दोस्त रखने चाहिए जो हमें गुडनेस की तरफ लेके जाएं, अच्छाई की तरफ लेके जाएं, हमारे अच्छे दुख और सुख के साथी हों और हमें हर आने वाले दिन नई चीज़ की हमें मोटिवेट करें, नई चीज़ की तरफ राग़ब करें और आसानियाँ पैदा करें, बजाय इसके कि हम उनकी कम्युनिटी से नेगेटिविटी सीखें, बैड मैनर सीखें। और उस तरह आपने अक्सर घरों में देखा होगा, दायमे अपने माशरे में देखा होगा, इवन प्रोडक्टिविटी के असूलों के तहत भी देखा होगा कि आप जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह की कम्युनिटी में रहती हैं, आपका बोल चाल, पहनना, खाना, मैनर्स उसका काफ़ी हद तक उनका उस पर रंग आ जाता है और वो ओवर शेडो कर जाते हैं आपको। सो इट इज़ जस्ट अ मैसेज टू यू, भले आप खुद हों, भले आपके बच्चे हों, भले आपके छोटे बहन भाई हों, भले आपके वेल विशर्स हों, कम्युनिटी के लोग हों, जानने वाले हों, मिलने वाले हों, तो लेट्स प्रीच एंड टीच एंड डिज़ायर एंड अर्ज देम कि हम एक अच्छे माहौल के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहें ताकि हम पे अच्छा रंग चढ़े। मैंने जैसे आपसे एक बात शेयर की कि बुजुर्ग जो कहते हैं कि जी अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे दोस्त अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत होते हैं, तो यही चीज़ इधर भी की गई है कि ऐसे लोगों के कहते हैं कि बी इन दी कंपनी ऑफ दोस्त, उन लोगों के साथ रहें हु बूस्ट योर स्पिरिचुअलिटी, जो आपकी स्पिरिचुअलिज्म, आपकी रूह, आपकी जो आगे बढ़ने की हिम्मत है, आपकी असल फोर्स है जो इनबिल्ट खुद ही उसको वो हाई करें, उसको बेहतर करें, उसमें सप्लीमेंट करें एंड मोटिवेट यू टू डू गुड, जो आपको मोटिवेट करें अच्छाई के लिए, ना कि दूसरे। सो इसके साथ हमें गौर करना चाहिए कि हमारा आने वाला हर दिन, हर लम्हा पॉजिटिविटी की तरफ जाए और हम अच्छाई की तरफ चलें। दूसरा मैसेज है एजुकेशन के मुतल्लिक है, जोसेफ स्टालिन का। ही सेज एजुकेशन इज अ वेपन whose effects depend on who holds it in his hands and at whom it is aimed। वो कहते हैं तालीम एक ऐसा हथियार है जो जिसके हाथ में हो उस वक्त उसका इफेक्ट नज़र आता है और जिसके ऊपर एम किया जाए उस पर इफेक्ट नज़र आता है। तो बेसिकली ये इट मोटिवेट्स टूवर्ड दी सेल्फ ग्रूमिंग और एजुकेशन की अहमियत पे उन्होंने बात की कि एजुकेशन जब आप हासिल करते हैं तो उसको इल्म की तरफ, इसको प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी हमें मोटिवेट करना चाहिए एंड वी शुड ट्राई कि हम इसको अच्छाई के साथ आगे बढ़ते हुए एक पॉजिटिविटी के लिए मुस्बत रंग में इसको आगे लेके चलें। जेंटलमैन, विद दिस आई स्टार्ट माई लेक्चर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट लेक्चर 23 और माशाल्लाह हमने 22 लेक्चर्स कवर कर लिए। तो बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू द फॉर्मल लेक्चर 23 वी विल बी शेयरिंग द समरी ऑफ लेक्चर 22, सो वी स्टैंड एट सेम पेज और हम रिकैप्चुलेट करके चीज़ों को एक पॉजिटिविटी की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट और टीचर की तरह वी आर टुगेदर ऑन वन पेज बिफोर मूविंग फर्दर। बिजनेस क्वालिटी प्लानिंग, ये लास्ट लेक्चर की समरी हम आपसे शेयर करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उसके? टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट टाइम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो इम्पोर्टेंस है उसके अंदर, प्लानिंग के अंदर स्पेशली उस पर जोर दिया गया था। देन टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट दी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लानिंग। आपको अगर याद हो तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लानिंग के मतलब दोनों को डिटेल में कंपेयर किया गया था कि फॉर्मल प्लानिंग जो है एक वेल थॉट आउट होती है, फिजिबिलिटी स्टडी के बाद होती है, डिटेल्ड इसमें हार्ट एंड ब्रेन होते हैं। इनफॉर्मल एक इमोशनल डिसीजंस होता है, हेयर से पे होता है। और टू प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्लानिंग, एक सिस्टमैटिक अप्रोच की बात की गई प्लानिंग के लिए कि सिस्टमैटिक अप्रोच कैसे लेके चलना है और प्लानिंग को कैसे आगे हमने इनहांस करना है टुवर्ड द सिस्टमैटिक अप्रोच थ्रू सिस्टमैटिक अप्रोच। इसमें प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन दैट प्रोड्यूसेस एंड इंटीग्रेट्स ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज। हमने बात की कि प्लानिंग जो है ये स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज को इंटीग्रेट करता है
द प्लानिंग प्रोसेस आंसर्स 3 बेसिक क्वेश्चंस। जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं, इसका प्रोसेस 3 बुनियादी सवालों का जवाब देता है। वन इज वेयर आर वी नो, हम कहाँ हैं, वेयर आर वी नो, कहाँ खड़े हैं, वेयर डू वी वांट टू बी, हमारे डिजायर्ड गोल क्या हैं, हमारी करंट स्टेटस क्या है और हमारे डिजायर्ड गोल्स क्या हैं, हाउ कैन वी गेट देयर फ्रॉम हेयर, हमने उधर जाने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए क्या मेथोडोलॉजी यूज करनी है, क्या प्रोसेस यूज करना है। इन 3 सवालों का जवाब देना जरूरी है फॉर द प्लानिंग पर्पस। प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर एक्शंस, ये बहुत जरूरी है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है एंड डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट, जो भी ऑब्वियसली जो फ्यूचरिस्टिक एक्शंस को, फ्यूचरिस्टिक प्लान, आप अपने डिसीजंस को, ऑब्जेक्टिव्स की जब बातचीत करते हैं तो ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट उसमें डिसीजन मेकिंग करती है और इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होती है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा होती है, बल्कि मैनेजमेंट ही उसमें डिसीजंस लेती है इसके। बाय सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एस्टैब्लिशिंग कोर्स ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट कमिट्स टू मेकिंग इट हैपन। यानी जब प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन एस्टैब्लिश होता है, मैनेजमेंट अपनी उनकी किटी में क्या है, रिसोर्सेज को एवेल्युएट कर लेती है, अपने डिफरेंट एंगल्स को देख लेती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लेती है, फिजिबिलिटी को देख लेती है, देन ये जो ड्रीम, ये विजन, ये प्लानिंग जो बनाई गई है, इसको जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान देना होता है, मेकिंग इट हैपन का रोल भी मैनेजमेंट ही करती है। प्लानिंग इज द इजीएस्ट वेयर चेंज हैपन्स द लीस्ट। जिस जगह पे चेंज कम से कम इन्वॉल्व हो वहां प्लानिंग कंफर्टेबल होती है, इजी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज यूजुअल किस्म का सिस्टम होता है और उसी सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज चेंज इन्वॉल्व नहीं होती, चेंज मैनेजमेंट के इशू नहीं होते। प्रेफरेबली वो प्लानिंग इजी होती है विद द सेम स्टेटस को टाइप स्टैंडर्ड से होते हैं। प्लानिंग इज द मोस्ट यूजफुल वेयर चेंज इज द ग्रेटेस्ट। लेकिन प्लानिंग उधर सबसे बेहतर रहती है, सबसे अच्छी रहती है जहां मैक्सिमम चेंज किया जाए, चीज़ों को वाइब्रेंट किया जाए, चीज़ों को दोबारा रीप्रोसेस किया जाए, रीवैल्यूएट किया जाए, उनके पोटेंशियल्स को ऑप्टिमाइज किया जाए। जब भी चेंज आएगी तो चेंज मैनेजमेंट इश्यूज आएंगे, जब भी इश्यूज आएंगे चेंज आएगी, तो चेंज इज ऑलवेज बेटर जैसे कहा जाता है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री की, एकेडेमिया में, इंटरप्राइज में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चेंज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली दिस चेंज इज अ पॉजिटिव चेंज फॉर विच इज मूविंग टुवर्ड्स द बेटर क्वालिटी प्लानिंग। अभी फॉर्मल और इनफॉर्मल प्लानिंग की बात हुई थी, मैंने पहले थोड़ा शेयर किया कि फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल प्लानिंग क्या थी। फॉर्मल प्लानिंग पे अब हम आते हैं। फॉर्मल प्लानिंग रैशनल होती है, बड़ी रैशनल होती है, रिसोर्सेज को देखा जाता है, जेब में क्या है, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है, ह्यूमन एसेट्स को देखा जाता है, स्किल्स को देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है। इनफॉर्मल जो होती है ये थोड़ी इमोशनल होती है, थोड़ी नहीं बल्कि होती ही इमोशनल, क्योंकि ये रैशनल की बजाय इमोशनल, ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बाइस होती है, पर्सनैलिटी की बेम्स भी होती है। फॉर्मल प्लानिंग जो है ये सिस्टमैटिक होती है। सिस्टमैटिक हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि पहले फिजिबिलिटी स्टडी लेते हैं, पहले आइडिया जनरेट होता है, लोग ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का इनपुट लिया जाता है, यू गो थ्रू अ सिस्टम। उसमें इनफॉर्मल जो होती है डिसऑर्गेनाइज्ड होती है कि किचन कैबिनेट के 3-4 लोग बैठे, उन्होंने बैठ के एक फैसला कर लिया, दैट बिकम्स इनफॉर्मल प्लानिंग। रिव्यूड एंड अपडेटेड होती है। फॉर्मल जो है इसको बार बार रिव्यू भी किया जाता है, अपडेट भी किया जाता है, जो इसमें चेंजेस पॉसिबल हो उनको भी फोकस किया जाता है और बार बार इसमें पॉजिटिव चेंजेस लाई जाती हैं। इसको मजीद पॉलिश और रिफ्रेश किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, ट्रिम किया जाता है टुवर्ड्स द रोड टू पॉजिटिविटी। वेराज के जो इनफॉर्मल है ये थोड़ी स्पोरैडिक होती है और वही एक वेल थॉट आउट की बजाय उसी एक इमोशनल बेसिस पे चल रही होती है। फॉर्मल प्लानिंग इट इज यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती है फॉर्मल प्लानिंग। इनफॉर्मल मोस्टली फॉर द शो, यानी एक शो ऑफ के लिए भी होती है, मोरल फैक्टर भी उसमें होता है। लेकिन जो फॉर्मल प्लानिंग है ये प्रॉपर इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रॉपर इंटरप्राइज की, इसमें लाइफ एंड डेथ का मामला होता है, सारे रिसोर्स को देखा जाता है, प्रॉफिट को देखा जाता है, सप्लाई एंड डिमांड के इशू को देखा जाता है, हर एंगल से देखा जाता है। फॉर्मल प्लानिंग जब भी होती है डॉक्यूमेंटेड होती है, इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड। इनफॉर्मल प्लानिंग जो है ये ज्यादातर मेमोरी बेस्ड होती है, इसको सीना ब सीना चल रही होती है। सो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस आपने स्लाइड से देखा होगा कि फॉर्मल प्लानिंग इज ऑलवेज वेल थॉट आउट, रैशनल और वेल व्यूड होती है, जब वेयर एज के इनफॉर्मल थोड़ी इमोशनल होती है और हेयर से पे चलती है ज्यादा। फिर उसके बाद हमने बात की थी प्लानिंग, जो प्लानिंग PDCA होता है, ये एक साइकिल चलता है पूरा
पी क्या है, पी उसमें प्लान है, डू क्या है, डू इट, सी क्या है, चेक है, और ए क्या है, एक्शन, एक्ट्स हैं। सो प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, ये एक सर्कल है जो कंप्लीट होता है उसमें। बिजनेस क्वालिटी प्लानिंग, बिजनेस क्वालिटी प्लानिंग क्या है, और इसमें एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव क्वालिटी सिस्टम, जो इफेक्टिव क्वालिटी सिस्टम्स के एलिमेंट्स है उस पर बात हुई थी। द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज QMS, मैंने बात किया था, कॉमनली हम इसको कहते हैं, अज्यूम्स दैट ईच ग्रुप परफॉर्म्स देयर इंटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बात तो यह है हर ग्रुप अपनी इंटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करता है। फिर अ वर्स्ट केस सिनेरियो वुड बी वेयर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट परफॉर्म्स द रोल ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, लिविंग द कंपनी लीडरलेस एंड डाइस फंक्शन। वही बात कि आइडियल QMS होती है कि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी ड्यूटीज, अपनी अपनी जो JDs हैं उनके जॉब डिस्क्रिप्शन हैं, अपनी अपनी ऑर्बिट के तहत, अपनी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो उनको टॉप मैनेजमेंट दिए हैं परफॉर्म करता है। लेकिन इधर ही साथ ही एक इंडिकेट इन्होंने किया कि वर्स्ट सिनेरियो उस वक्त डेवलप होता है जो कि एंटी प्रोडक्टिविटी है, एंटी मैनेजमेंट है, एंटी प्रॉफिटेबिलिटी कहूँगा मैं, हर एंगल से वो एंटी है। वो है कि जब टॉप मैनेजमेंट अपना काम छोड़ छाड़ के निचले लोअर डिपार्टमेंट्स में इंटरवेन करना शुरू कर दे, तो फिर टॉप का वैक्यूम रह जाता है। दे आर सपोज टू डू दी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फॉरवर्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल आउटलुक, वो मार्केटिंग की फॉरवर्ड लुकिंग, वो अपना काम छोड़ के जब निचले डिपार्टमेंट्स का शुरू करते हैं तो सारी की सारी जो एंटरप्राइज है, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री जो भी है, उसका जो ओवरऑल एम है वो कंप्रोमाइज हो सकता है। सो एवरीबॉडी इज सपोज टू डू इट्स ओन वर्क एज पर दी JD और QMS के तहत, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत। Now we see on this slide QMS responsibility matrix, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स है वो कैसे सेपरेट करता है। अगर हम क्रिटिकली देखें, उसको गौर से स्लाइड को ऑब्जर्व करें, तो आप देखिएगा कि जी एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम जो है दैट इज नोन एज लेवल। लेवल कौन सा है? एग्जीक्यूटिव लेवल है, मैनेजमेंट प्रोसेस लेवल है, और एसोसिएट लेवल है, प्रोडक्ट लेवल है। उसके बाद अगर आप गौर करें तो बाकी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जो राइट पर सारे इनलिस्ट किए गए हैं हर एक कॉलम में, मसलन ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोल, स्टाफिंग एंड मोटिवेशन। बेसिकली ये स्लाइड जो है बहुत क्लियरली हमें डिफाइन कर रही है कि किस लेवल पे कौन सी मैनेजमेंट के लेवल ने कौन सा क्या जहाँ काम परफॉर्म करना है, किस सेगमेंट का लेवल फर्स्ट कॉलम में है कि जी लेवल उनका कौन सा है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजमेंट है या एसोसिएट्स हैं, प्रोडक्ट के लोग हैं। अच्छा, किस सेगमेंट का करना है? सेगमेंट्स में कॉलम आ जाती हैं ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन, कौन सा काम करना है और उसका लेवल ऑफ डूइंग क्या है। फॉर एग्जांपल केस इन पॉइंट, हम पहला पॉइंट ले लेते हैं, एग्जीक्यूटिव्स का ऑर्गेनाइजिंग में क्या रोल है। एग्जीक्यूटिव का ऑर्गेनाइजिंग में रोल है दे डेवलप द कंपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव्स का रोल है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, उसको इन्हांस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। अच्छा जी, एग्जीक्यूटिव्स का फिर प्लानिंग में क्या रोल है? प्लानिंग में दे एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंटल पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। हर डिपार्टमेंट की पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करते हैं, वो उनको बनाते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव्स का कंट्रोल में क्या रोल है? दे मॉनिटर्स द समरी रिपोर्ट शोइंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। सिंपली मॉनिटर करते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। एग्जीक्यूटिव्स दे ओनली मॉनिटर के जो समरी रिपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। स्टाफिंग में उनका क्या रोल है? दे आइडेंटिफाई एंड रिक्रूट द मैनेजमेंट स्टाफ फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट्स। आइडेंटिफाई करते हैं और रिक्रूटमेंट इनका काम है। मोटिवेशन में टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है? मीटिंग ओवरऑल कंपनी ऑब्जेक्टिव्स मंथली, यानी मंथली या क्वार्टरली जो भी उन्होंने डिसाइड किया एज पर देयर प्रोसीजर्स, उसके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। अभी आप प्रोसेस वालों के रोल इसी तरह ऑर्गेनाइजिंग में, प्लानिंग में, कंट्रोल में, स्टाफिंग में और मोटिवेशन में डिफरेंट है। इसी तरह अगर आप तीसरे लेवल पे आए, दैट इज द एसोसिएट, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट लेवल। सिमिलरली उनकी ऑर्गेनाइजिंग में, प्लानिंग में, कंट्रोल में, स्टाफिंग में एंड मोटिवेशन में डिफरेंट रोल्स हैं। और अगर इस रोल्स को, इस QMS रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स जिसको कहा गया क्वालिटी मैनेजमेंट मैट्रिक्स को, और अगर इसी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, आई थिंक इट्स अ गुड वाइब्रेंट क्वालिटेटिव गुड क्वालिटी बेस्ड सिस्टम वो इंश्योर होगा। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, टॉप मैनेजमेंट जो है लोएस्ट का रोल में आ जाएगी, तो उसके अपने जो टास्क हैं, उसके अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, दे विल बी इग्नोर्ड। जब उनका अपना टास्क इग्नोर होगा तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी। जब प्रोडक्टिविटी इग्नोर होगी
तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली एंड पे प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी। जब प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी तो उनकी रेपो इफेक्ट होगी। तो इट इज टू बी वेल फोकस्ड टुवर्ड्स दैट। हमें ख्याल रखना पड़ेगा। वन लाइनर एंड पे मैं कहूँगा कि जेडीज के तहत, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत, प्रोसीजर्स के तहत क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जिसकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाए फॉर द बेटर प्रोडक्टिविटी एंड अ गुड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में एडिशनली द प्लान आइडेंटिफाइज द डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस, ट्रैकिंग एंड गोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द प्लान आइडेंटिफाइज द डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी सबसे पहले जो भी प्लान हो डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस, ट्रैकिंग एंड गोल्स। उसकी परफॉर्मेंस क्या है और उसके गोल्स क्या थे। दिस लास्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट because this information will be used to update and revise the plan as necessary। क्योंकि जो ये इन्फॉर्मेशन को उन्होंने कैसे ट्रैक किया, गोल कैसे अचीव किए, तो नेक्स्ट टाइम प्लानिंग का ये एक इंपॉर्टेंट तरीन हिस्सा होती है। इट विल आल्सो बी यूज फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम एंड कंट्रोल। इसको फिर दोबारा यूटिलाइज भी किया जाता है परफॉर्मेंस मेजर सिस्टम के लिए भी और कंट्रोल के लिए भी अल्टीमेटली इसको यूज किया जाता है। बिजनेस क्वालिटी प्लानिंग, यानी इसका दूसरा है प्रोजेक्ट प्लानिंग, भी इसको कहा गया है, बिजनेस क्वालिटी प्लानिंग के नाम से भी याद किया गया है। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है? द प्रोसेस क्वालिटी प्लान इज एस्टैब्लिश्ड फॉर दोज एक्टिविटीज विच आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। द प्रोसेस क्वालिटी प्लान इज एस्टैब्लिश्ड फॉर दोज एक्टिविटीज विच आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस। यानी प्रोसेस क्वालिटी प्लान उन्हीं एक्टिविटीज का बनाया जाता है जो कि पार्ट ऑफ द बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है और वो उनका प्रैक्टिकल रोल है उसमें। समटाइम प्लानिंग अकर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस, बाज़ दफ़ा थोड़े अरसे के लिए प्लानिंग की जाती है। व्हेन दिस अकर्स वी मस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब थोड़े टाइम के लिए वो हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वोक किया जाता है, उसको प्लेस किया जाता है, उसको ट्राई किया जाता है। अ प्रोजेक्ट प्लान इज मेड अप ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और माइलस्टोन्स that must occur in some time sequence order of to project to be completed। ये उसी सीक्वेंस में जनरली किया जाता है जिस सीक्वेंस में प्रोजेक्ट की कंप्लीशन आनी होती है या अकम्प्लिशमेंट होनी होती है। और अ प्रोजेक्ट प्लान इज अ शेड्यूल ऑफ टास्क ओवर द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। एक शेड्यूल ऑफ टास्क है जो कि ओवर द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इंश्योर किया जाता है और इसको देखा जाता है हर लेवल पे कि किसने किस स्टेज पे क्या रोल परफॉर्म करना है। प्रोजेक्ट प्लान्स आर एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ depicting a project schedule and reporting progress as it occurs। project plan जो है effective mean है depicting project schedule and reporting progress as it occurs। पहली बात है project plan का जो मेजर फायदा है उसको देखते ही उस प्लान को प्रोजेक्ट शेड्यूल का पता चल जाता है, किस डेट तक क्या ड्यूटी होनी चाहिए। लेट्स से नेक्स्ट 20 तक इस प्रोजेक्ट की कौन कौन सी चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए और सेम वे दे आर डिपिक्टेड ऑन द चार्ट्स और द बोर्ड एज पर द प्लानिंग। The type of plan most often used is the Gantt type chart। इसको Gantt type chart भी कहा जाता है, जो चार्ट के थ्रू आप प्रोजेक्ट की लेटेस्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, लेटेस्ट उसकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करके आपको आइडिया हो जाता है उसको एट वन पॉइंट टाइम के जी कहाँ हैं इस वक्त, इस डेट को कहाँ हमें होना चाहिए, कितना हम अहेड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग जा रहे हैं, बिहाइंड प्लानिंग जा रहे हैं या शॉर्ट ऑफ प्लानिंग जा रहे हैं, दोनों सूरतों में। When viewing this plan, you should remember that the responsible manager should have a list of all the projects under his or control along with their associated status। जब भी ऑब्वियसली लिस्ट ऑफ प्लानिंग करते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर या पर्टिकुलर मैनेजर आपको ब्रीफ कर रहा है तो उसके पास सारे जो उसके अंडर कमांड चीज़ें हैं जो उसके इन्फ्लुएंस में हैं, उसकी मैनेजमेंट में हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनका करंट स्टेटस हमेशा होना चाहिए उसके पास। इन टर्न ईच प्रोजेक्ट ऑन द लिस्ट इज देन डेलीगेटेड टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर। और फिर वो हर प्रोजेक्ट जो है जो उसने काम करना है, इट्स अगर मेगा प्रोजेक्ट है तो हर प्रोजेक्ट वो एक नए मैनेजर को दे देता है, डेलीगेट कर देता है उसकी पावर। जैसे कंस्ट्रक्शन का हो गया, प्रोविजन ऑफ आइटम्स का हो गया, प्रोक्योरमेंट का हो गया, तो उसको भी प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे लिया जाता है जो उस डिपार्टमेंट को दिया जाता है। वो जनरल इंफॉर्मेशन, द जनरल इंफॉर्मेशन सेक्शन ऑफ द प्लान अगेन आइडेंटिफाइज द रिस्पॉन्सिबल पार्टीज फॉर द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद एसोसिएटेड डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी जनरल इंफॉर्मेशन सेक्शन तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करता है। नंबर एक, किस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
यानी हु इज सपोज टू डू, विच डिपार्टमेंट इज सपोज टू डू दिस जॉब। सेकंड, उनकी अकाउंटेबिलिटी। और थर्डली, उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से सब डिपार्टमेंट या सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, वो डिपार्टमेंट इटसेल्फ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी, ये जनरल इंफॉर्मेशन के हेडिंग में आती है और लिखा जाता है इसमें क्लियरली। दिस हेल्प्स टू इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल इंटेग्रिटी, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्ट्रक्चर। इससे क्या फायदा होता है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज क्लियर कि हमने कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट की तरफ रुजू करना है, ऑल थिंग्स रिगार्डिंग कस्टमर। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर है, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी है, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी है, उनकी रूटीन मेल में क्लैरिटी है, डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी है। ये बहुत जरूरी चीज़ है जो राइट फ्रॉम बिगनिंग डिसाइड की जाती है कि डिपार्टमेंट कौन सा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसकी अकाउंटेबिलिटी किस तरह होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये चार्ट आपको दिखाया गया, दिस इज प्लानिंग चार्ट, गैंट चार्ट भी इसको प्रोजेक्ट प्लानिंग या गैंट चार्ट का नाम दिया गया। अगर गौर से हम इसको देखें, पहले जनरल इन्फॉर्मेशन आ गई इसकी, जिसमें नंबर आ गया, प्रोजेक्ट नेम आ गया, फिर उसके ऊपर डेट आ गई, प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, प्राइमरी आ गया, अल्टरनेटिव आ गया, प्लान हेड आ गया, स्टार्ट डेट, स्टॉप डेट, स्टेटस, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है जनरल सेक्शन में आ गई। फिर उसके बाद एक्टिविटी और डॉक्यूमेंट्स में आ गया, फिर कंप्लीटेड में कितने % कंप्लीट हुआ, फिर उसका स्टेटस आ गया, फिर पीरियडिक एंडिंग के वीक के लिहाज से उसमें क्या परफॉर्मेंस आई। यानी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है इस टेबल में, गैंट चार्ट में, जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के मतलब एक नज़र गौर से देखने से किसी न किसी सेक्शन में उसकी ना रिफ्लेक्ट हो रही हो। अगर आप गौर करें, एक्टिविटी या डॉक्यूमेंट में आ गई स्टडी फेज, इनिशियल मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट स्कोप एंड डिपार्टमेंट, टीम फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फीचर लिस्टिंग, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और कैपेबिलिटी रिपोर्ट, ये डिफरेंट चीज़ें आ गई। कंप्लीट को डार्क कर दिया गया ब्लैक कलर से, इनकम्प्लीट को फिर दूसरा ब्लैंक कलर दे दिया गया कि स्टिल दे आर टू बी लेफ्ट। तो उससे बड़ा क्लियर एक नज़र देखती स्टेटस के कॉलम को अगर आप देखें, जिसको कॉलम 3 कहा गया है, तो ऊपर वाले 3 डार्क हैं, इसका मतलब दे आर कंप्लीटेड, और जो लेस हैं वो ब्लैंक हैं और नीचे की दे दी गई। स्टेटस रिपोर्टिंग, यही हम स्टेटस रिपोर्टिंग पे अभी बात कर रहे थे। दी नेक्स्ट फ्यू ब्लॉक्स ऑन द प्रोजेक्ट प्लान इज टेबल 2.8 आर स्टेटस ब्लॉक which are used to track the project progress as well as the record plan and actual time and cost। जैसा कि वर्ड स्टेटस से भी क्लियर है कि प्रोजेक्ट कहाँ से कंप्लीट हुआ, किस लेवल तक, उसका करंट स्टेटस क्या है, टाइम कितना लगा, एक्चुअल टाइम कितना है, कास्ट क्या लगी, कितनी कास्ट लगनी चाहिए थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। द अचीवमेंट इंडेक्स A1 इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल आवर्स बाय द प्लान्ड आवर्स। एक्चुअल आवर्स को अगर प्लान्ड आवर्स से तकसीम कर दें तो अचीवमेंट इंडेक्स आ जाता है, जिसको A1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन A1 वैल्यू ऑफ लेस देन 1 रिप्रेजेंट अंडर अचीवमेंट। जो लेस देन 1 अगर A1 वैल्यू आए तो वो अंडर अचीवमेंट के तौर पे समझी जाती है। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट इंडेक्स दैट इज C1, CI कह लें या C1 कह लें, उसको CI है बेसिकली, और वो AI था अचीवमेंट इंडेक्स। तो अकॉर्डिंगली द कॉस्ट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल कॉस्ट, जो कि एक्चुअल कॉस्ट है, टाइम एंड मटेरियल, बाय द प्लान कास्ट, जो एक्चुअल कास्ट है प्लान कास्ट से अगर हम तकसीम कर देंगे तो कास्ट इंडेक्स निकल आएगा। अ कास्ट इंडेक्स वैल्यू ग्रेटर देन 1 रिप्रेजेंट ओवर एक्सपेंडिचर्स। जब ये CI वैल्यू, जो कास्ट इंडेक्स वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो वो ओवर एक्सपेंडिचर्स के तौर पर रिकग्नाइज की जाएगी। द ओवरऑल स्टेटस इंडेक्स दैट इज नोन एज SI इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग AI बाय CI। जब आप AI को CI से तकसीम कर देंगे, AI मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, अचीवमेंट इंडेक्स को तकसीम कर देंगे कास्ट इंडेक्स से, तो आपका ओवरऑल स्टेटस इंडेक्स आ जाएगा जो रिफ्लेक्ट करेगा। एन SI बिटवीन 0.9 टू 1.1, जब ये 0.9 से लेके 1.1 तक होगा इज नॉर्मल। जब आप कहना चाहते हैं कि स्टेटस नॉर्मल है तो जस्ट सी SI इज नॉर्मल, स्टेटस इंडेक्स इज लेट्स से 1.00। ग्रेटर देन 1.3 और लेस देन 0.7 वुड रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। जब 1.3 से ज्यादा हो जाएगा या 0.7 से कम होगा तो इमीडिएट इसकी अटेंशन चाहिए होगी। डिटेल में अभी आते हैं। इन द बॉडी ऑफ द गैंट चार्ट द फर्स्ट कॉलम इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टास्क टू बी परफॉर्म। जब भी गैंट चार्ट की बात करेंगे, शुरू में हमने देखा होगा, ये नजर आ रहा है एक्टिविटी या डॉक्यूमेंट टास्क टू बी परफॉर्म फर्स्ट चार्ट में आएगा। सेकंड चार्ट में दिस मे रिक्वायर यू अ ब्रेक डाउन अ टास्क इनटू constituent parts called parent child relationship।
बेसिकली मेजर टास्क को, बड़े टास्क को जब आपने छोटे टास्क में तकसीम कर दिया या ब्रेक डाउन कर दिया तो उसको उन्होंने नाम दे दिया पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स। दिस कैन बी सीन इन टेबल 2.8 वेयर द स्टडी फेज टास्क इज पेरेंट एंड द स्टेप्स बिलो आर द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द टास्क। वही बात कि जो मेजर टास्क है, जो प्रॉपर बड़ा टास्क है, उसका नाम पेरेंट्स रख दिया, और जो उसको परफॉर्म करने के लिए छोटे टास्क अंडरटेक किए जाते हैं, छोटे जॉब्स, उनको चिल्ड्रन का नाम दे दिया गया। Adjacent to each step is reporting column or percentage completed, where we would designate what percentage of the step has been finished. हर steps के साथ जो है for percentage completed, where we would, जहाँ साथ साथ जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, जो भी टास्क कंप्लीट होता है, उसकी परसेंटेज साथ साथ रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, thus creating a overall impact कि ओवरऑल परसेंटेज कितनी कंप्लीट हुई है आपकी। Next to this column, which provides a graphical status indicator है, the plot portion of the chart flows a bar for the duration of the task or step in which black represents completion and gray indicates the scheduled time allotted. The bar turns black as the project progress based upon the percentage completed. वही जब जितना project complete हो जाता है, ग्राफ में वो बार जो है डार्क हो जाती है, डार्क ब्लैक हो जाती है। We can see the feature listening steps has not been started even though it was scheduled in start week of 7. बाज़ दफ़ा जो टाइम शेड्यूल में ग्रे में वो शो कर जाती हैं जो शुरू हैं, लेकिन ग्रे में रहते हैं जब तक वो उनका काम शुरू नहीं होता या कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट होगा तो वो डार्क ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। We'll see the product quality plan. इसके चार्ट को अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर उसका पार्ट नंबर आ गया, फिर इफेक्टिव डेट आ गई, फिर उसका नंबर आ गया, फिर उसका अप्रूव जिसने किया उसका इसकी इंस्ट्रक्शंस आ गई। इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्टेड बिलो आर सी ड्राइंग एंड इंस्पेक्शन एंड द टेस्ट वर्क इंस्ट्रक्शंस यूज C = 0 सैम्पल अप्लाइंग विद एन एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल ऑफ 10 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बिलो। रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ द इंस्पेक्शन ऑन द अप्रोप्रिएट इंस्पेक्शन रिपोर्ट और लॉग। इन द इवेंट ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी फॉलो वर्क इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली उन्होंने डिटेल इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि किस केस में आप क्या करेंगे। आगे इसके कॉलम्स पे अगर गौर से आप फोकस करें, नंबर आ गया उसका, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी मेजर्ड आर इंस्पेक्टर, कौन से काम किया जाना है उस पर्टिकुलर टास्क का, ओवरऑल लेंथ, इनसाइड डायमीटर, होल लोकेशन, होल बी, ओवरऑल वेट, थिकनेस, सारे आप लिस्ट कर दें कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेक्स आ गई, टॉलरेंस के लिहाज से स्पेक्स आ गई अगला कॉलम। फिर एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल क्या है वो आ गया। फिर इंस्पेक्शन और मेजरमेंट इक्विपमेंट क्या आ गया कि ये है, और फिर उसके एंड पे कमेंट्स आ गए ऑब्वियसली किन कमेंट्स के तहत इनको देखा जाएगा। नो विल बी टॉकिंग अबाउट दी प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग की जनरल इन्फॉर्मेशन पे बात होगी। एट लास्ट वी हैव कम टू द एक्चुअल प्रोडक्ट आर दी सर्विस इटसेल्फ। ये प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग की बात पे आ गए हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग इज बाय नो मीन्स द लास्ट स्टेप। In fact, it starts when the product is being designed. ये प्रोडक्ट के डिज़ाइन से शुरू होती है जब वो डिज़ाइन किया जाए। This should be part of the design test phase outputs prior to the actual design testing. डिज़ाइन टेस्ट फेज का हिस्सा है ये प्रॉपर जो है प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान जो हो रही है, प्रोडक्ट क्वालिटी प्लान पे जो हम बात कर रहे हैं। Typically, this plan is developed conjunctly with the product illustrations, that is, drawings and schematics, bill of materials and production work order। इनिशियली बहुत बेसिक से शुरू कर दिया जाता है, ड्राइंग से ही इस पे काम करना शुरू कर दिया जाता है कि इसको हमने प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग कैसे करनी है। These plans are utilized in raw material। आप राइट फ्रॉम बिगनिंग आज जब अपने डिजाइन से बिल ऑफ लैंडिंग से शुरू से आपने कहा शुरू कर दिया है, तो फिर उधर से अगर हम लें इसकी इन्फॉर्मेशन, these plans are utilized in raw materials। रॉ मटेरियल से शुरू करते हैं। वर्क इन प्रोसेस कंपोनेंट्स, जो कि इन प्रोसेस कंपोनेंट्स हो रहे होते हैं जिन पे काम हो रहा होता है, एंड ऑब्वियसली फिनिश गुड्स के साथ। दीज प्लान्स आर यूज्ड टू परफॉर्म प्रोडक्ट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये दो काम करते हैं, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन भी करते हैं और प्रोडक्ट वैलिडेशन भी करते हैं। इन सम केसेस दीज आर कॉल्ड टेस्ट प्लान्स और दी स्पेसिफिकेशंस। कई दफा इनको टेस्ट प्लान्स भी कहते हैं और स्पेसिफिकेशंस के नाम से भी बोला जाता है। और अगर आप इन्होंने आगे टेबल 2.9 दिखाएंगे, जनरल कॉल द सब्जेक्ट वेयर वी पुट इंफॉर्मेशन आर इंटर्ड
एज वेल एज रूम फॉर इफेक्टिव डेट्स एंड अप्रूवल ऑफ कंट्रोल नंबर्स। अगर आप पीछे जाएं तो आप देखें कि ये पार्ट नंबर इंटर किया हुआ है ना सब्जेक्ट के साथ, वो है ये। एडिशनली देयर इज एन एरिया ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वेयर नेसेसरी। ये एक और स्पेशली इंस्ट्रक्शंस भी इसके साथ इशू की जाती हैं कि इनको कैसे प्लानिंग करके इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी और ऑपरेट किन रूल ऑफ द गेम क्या होंगी और क्या क्या एंट्रीज करनी है, कब कब एंट्रीज करनी है, एंट्रीज की लिमिट्स क्या हैं और वेयर टू एक्सक्यूज, व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टॉप। इस पे पूरे प्रोसीजर्स लिस्ट किए जाते हैं और टॉप मैनेजमेंट की तरफ से इस पे कंप्लीट अप्रूवल होती है। अब इसके हम डिटेल्स कवर कर दें। इन द बॉडी ऑफ टेबल 2.9 इज कॉलम कॉल्ड नंबर which is used to count the rows and the forms and also serves to reference to characteristics on the product illustrations. For example, drawings or schematics. आप अगर इस पे 2.9 पे दाएं तो आपने गौर से देखा होगा कि ये डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं जो characteristics to be measured के नीचे आर इंस्पेक्टेड, वो नंबर्स के साथ उसको रेफरेंस के तौर पे लिया गया। This number can be annotated on the illustrations to correspond to the characteristics being specified in the product quality plan. उसके कंपैटिबल नंबर को आप आगे रेफरेंस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। एडजस्ट टू ईच नंबर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। हर नंबर के साथ एक कैरेक्टरिस्टिक की डिस्क्रिप्शन है कि उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी। मेड विच कैन बी आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल। उनमें से कोई एक हो सकता है, डिस्क्रीट वेरिएबल भी हो सकता है और कंटिन्यूस वेरिएबल भी हो सकता है। फॉर कंटिन्यूस कैरेक्टर्स वी नीड टू आइडेंटिफाई अ टारगेट वैल्यू विद एन अपर एंड लोअर लिमिट। अगर कंटिन्यूस है तो उसकी टॉलरेंस लिमिट के साथ अपर और लोअर वैल्यू को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सो दैट द एग्जैक्ट स्पेक्स आर वेल नोन। देयर मे बी ओकेजन्स वेयर यू वुड नीड टू स्पेसिफाई एन एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, AQL कहते हैं, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए द टर्म AQL रेफर्स टू द परसेंटेज नॉन कंफर्मिंग एंड इज यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग एन अप्रोप्रिएट सैंपल साइज। और ये उसके लिए होती है कि अप्रोप्रिएट सैंपल साइज कैसे लिया जाए। सिंस नॉट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्रिएटेड इक्वली, सम आर मोर क्रिटिकल देन अदर्स। कई कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं बाकियों की निस्बत। दोज विद लेसर क्रिटिकलिटी मे बी असाइंड अ हायर AQL देन दोज हु आर मोर क्रिटिकल। यानी एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल जो है वो हर एक जैसा नहीं होता। जो ज्यादा क्रिटिकल हो उनका नीचे रखा जाता है और दूसरों का हाई रखा जाता है, बिकॉज देयर फ्यू थिंग्स विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स वी शुड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मेजरमेंट मेथड और इक्विपमेंट टू यूज। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए आइडेंटिफाई किया जाता है कि टाइप ऑफ मेजरमेंट मेथड कौन सा यूज करेंगे हम इसको करने के लिए, ये स्पेक्स को मेजर करने के लिए, और इक्विपमेंट कौन सा यूज होगा वो भी क्लैरिटी के साथ लिखा जाता है। दिस विल हेल्प इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लानिंग एज वेल एज हेल्प डिटरमिन द कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट फॉर द पर्सनल परफॉर्मिंग द टेस्ट। ये दोनों सूरतों में हेल्पफुल होगा, जो वर्कर है उसके लिए भी और वैसे टेक्निकल स्किल मैन पावर के लिए भी। इट आल्सो प्रोवाइड्स कॉन्ग्रेंट्स एंड सप्लाइज रॉ मटेरियल विद रिगार्ड टू टेस्टिंग मेथड्स। ये से टेस्टिंग मेथड के लिहाज से बाकियों को भी एक सपोर्ट मिल जाती है। ऑफ कोर्स यू कुड आल्सो आइडेंटिफाई अ डॉक्यूमेंटेड टेस्ट प्रोसीजर इन दिस कॉलम। ऑब्वियसली वो एक डॉक्यूमेंटेड टेस्ट प्रोसीजर भी होता है। लास्ट देयर इज अ कॉलम फॉर मेकिंग एनी एडिशनल कमेंट्स। लास्ट पे एक कॉलम छोड़ा गया है जिसमें एडिशनल कमेंट्स लिखे जाते हैं अगर कोई हो। अगर आप गौर करें तो लास्ट कॉलम कमेंट्स का लिखा हुआ है इसमें। अभी हम बात करेंगे प्रोडक्ट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्लानिंग। प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन और वैलिडेशन प्लानिंग क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरफेसेस, उन पे बात होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द कंपनी फॉर द वैलिडेशन प्लानिंग शुड बी एस्टैब्लिश्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द कंपनी फॉर द वैलिडेशन प्लानिंग शुड बी एस्टैब्लिश्ड। देखें ये बहुत दो इंपॉर्टेंट 3 एस्पेक्ट्स हैं किसी भी सिस्टम के, उनकी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। तो उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले तो वैलिडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, कंपनी लेवल पे। इट इज वेल नोन टू एवरीबॉडी। एज पार्ट ऑफ वैलिडेशन प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर वैलिडेशन एक्टिविटीज एंड फंक्शंस फॉर सपोर्टिंग एंड इंटरफेसिंग डिपार्टमेंट शुड बी डिटरमिन्ड। उसके बाद जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं, इंटरफेस करने वाले लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाती हैं, लिस्ट की जाती है। टिपिकली सपोर्टिंग एंड इंटरफेसिंग डिपार्टमेंट्स इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, परचेजिंग एंड अदर्स। कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो जिनसे इंटरफेस जरूरी होता है। मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं, परचेज के लोग हैं, इंजीनियरिंग के लोग हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स लेके जैसे HRM वगैरह के होते हैं वो भी हैं। अरेंजमेंट्स फॉर कोऑर्डिनेशन विद अदर वैलिडेशन ग्रुप्स और डिपार्टमेंट्स शुड आल्सो बी आइडेंटिफाइड
कि बाकी लोगों के साथ, बाकी वैलिडेशन डिपार्टमेंट्स के साथ इनकी क्या अरेंजमेंट है टू इंटरफेस टू इंटरैक्ट, उस पर भी बात होती है। प्रोडक्ट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्लानिंग, इसमें सबसे पहले ज़रूरी है प्रोडक्ट वेरिफिकेशन और वैलिडेशन प्लानिंग की हम बात करें। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी। इंफॉर्मेशन के साथ एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन जो है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन जो है सच एज कॉन्ट्रैक्चुअल्स, शेड्यूल्स, वर्क ऑर्डर्स, स्पेसिफिकेशंस, ड्राइंग्स, मैनुअल्स, प्रोसीजर्स, कॉन्फ़िगरेशंस, परचेज ऑर्डर्स एक्सेट्रा। वैलिडेशन के लिए इन सारी चीज़ों की एक्सेस होनी चाहिए। दूसरी, शुड बी अवेलेबल टू द पर्सन हु प्लान फॉर वैलिडेशन। ऑब्वियसली जिसने वैलिडेशन करनी है, प्लान करनी है, उसको एवरीथिंग शुड बी एक्सेसिबल टू हिम इजीली। रिक्वेस्ट फॉर quotes and bid proposals may be obtained if they contain information useful to the validation planning function। अगर validation planning function के लिए उसकी usefulness हो quotes की और बाकी कोई reference जो different proposals होती हैं तो वो भी available कर देनी चाहिए। Files and records, files and records में आ जाता है facilitates and files for maintaining forms including tags, hard copies, computers। obviously सारी जो उसकी सपोर्टिव चीज़ें हैं सारी की सारी अवेलेबल होनी चाहिए। कैपेबिलिटी फॉर obtaining and maintaining relevant specifications, drawing, contracts and other documents is readily accessible, files should be established। वो रेडी रेकनर के तौर पे चीज़ें अवेलेबल हो उनको, ताकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्टर्स ना आए। कैपेबिलिटी फॉर वैलिडेशन रिकॉर्ड्स, स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन फॉर एस्टेब्लिश्ड रिटेंशन पीरियड्स एंड रिट्रीवल फ्रॉम फाइल्स शुड आल्सो बी एस्टेब्लिश। वो रिट्रीव करने का भी मेथड जो है बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ताकि ज़्यादा टाइम ज़ाया ना इसमें किया जाए। एडिशनली फाइल्स और रिकॉर्ड में एडिशनली देयर शुड बी एक्सेस टू रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स सच एज स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स के भी उनके भी अवेलेबिलिटी और एक्सेस होनी चाहिए। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, ASTM इंटरनेशनल, इससे भी हो। दे सेट फोर्थ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, टेक्स्ट ऑन वैलिडेशन, सैम्पलिंग एंड अदर पर्टिनेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एप्लीकेबल कोड्स, इनके ऊपर ये एक्सेसिबिलिटी होती है इनकी। वैलिडेशन फैसिलिटीज जो बहुत जरूरी चीज है, वैलिडेशन facilities and validation equipment required for performing validation should be determined and provided as necessary। Consider some of the following, जैसे स्लाइड पे दिखाया गया। नंबर 1, space and equipment, surface plates, tool gauges for validation, affording environmental condition that is appropriate, lighting level, temperature, humidity control, cleanliness level, consistent and with handling validation needs of products and services। जो प्रॉपर प्रोडक्ट है उसकी इन्वायरमेंटल चेकिंग के लिहाज से, उसकी उन प्रॉपर प्री रिक्विजिट के लिहाज से सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। फैसिलिटीज फॉर रिसीविंग एंड हैंडलिंग आइटम्स बीइंग वैलिडेटेड, शेल्विंग, स्टोरेज, जो आइटम्स वैलिडेट हो रहे हैं उनके लिए भी फैसिलिटीज सारी की सारी होनी चाहिए। वैलिडेशन फैसिलिटीज पे हम बात कर रहे हैं। फैसिलिटीज फॉर टेकिंग वेरिफिकेशन सैंपल्स एंड फॉर कंटेनिंग टेस्ट रिजल्ट टू वैलिडेट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो टेस्ट रिजल्ट्स लिए हैं, सैंपल्स लिए हैं, वो वैलिडेटेड सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। फैसिलिटीज फॉर मेंटेनेंस ऑफ आर्चीव्ड सैंपल्स विद क्रिटिकल मटेरियल्स आर इन्वॉल्व, जहां क्रिटिकल मटेरियल्स हों उनकी भी प्रिजर्वेशन के लिए, स्टोरेज के लिए और रेलेवेंट प्रोसीजर्स के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए। Physical validation system and equipment for performing validation and testing including dimensional, electrical, mechanical, pneumatic examination and non-destructive examination। and E कहा जाता है इसको, non-destructive examination and destructive examination, that is D। इसकी भी अगर जहां as and when जरूरत पड़े उसकी facilities भी इंश्योर होनी चाहिए। Facilities और alternate provisions for calibration of measurement equipment, जो भी मेजरमेंट इक्विपमेंट आपने टेस्टों के लिए यूज किया उसकी कैलिब्रेशन की फैसिलिटीज भी एक्सटेंड होनी चाहिए फॉर द प्रॉपर वैलिडेशन। वैलिडेशन पर्सनल्स पे आ जाते हैं, वो इक्विपमेंट और गेजेस की बात हो रही थी, अभी पर्सनल पे हम आते हैं। वैलिडेशन प्लानिंग सिस्टम शुड कंसिडर द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एनालिसिस विद द कैपेबिलिटी, दैट इज एजुकेशन, ट्रेनिंग, मैचिंग एजुकेशन और ट्रेनिंग स्किल्स होनी चाहिए टू परफॉर्म द टाइप्स ऑफ वैलिडेशन आर रिक्वायर्ड। एक अच्छा वेल ग्रूम्ड ऑडिटर, एग्जामिनर, वैलिडेटर होना चाहिए जिसमें सारी स्किल्स ये पाई जाएं। टिपिकली ब्रॉड बेस्ड कैपेबिलिटीज फॉर डायमेंशनल, ऑप्टिकल, नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव एवेल्युएशन एंड टेस्टिंग प्रोवाइड द ग्रेट वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी जितना बंदा ट्रेंड होगा उस टेक्निकल स्पेक्स की वैलिडेशन के लिए उतनी वर्सटैलिटी मिलेगी और उतनी इसके वैलिडेशन के रिजल्ट्स बेहतर आएंगे।
वैलिडेशन प्रोसीजर्स की बात आ गई, पहले हमने इक्विपमेंट की बात की, गेजेस की, फिर पर्सनल्स की, अभी प्रोसीजर्स पे आ रहे हैं। वैलिडेशन प्रोसीजर्स पे प्रोडक्ट एनालिसिस शुड बी प्रोवाइडेड विद दी डिटेल्ड गाइडलाइंस, डिटेल्ड गाइडलाइन उसके पास होनी चाहिए, स्टैंडिंग आउट प्रोसीजर्स होनी चाहिए कि हाउ ही हैज टू टेक, प्रोसेसेस बड़े क्लियर होने चाहिए, लिस्टेड होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, डिटेल्ड गाइडलाइन होनी चाहिए उसके पास, चेक लिस्ट होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, प्रोसीजर्स वैन नेसेसरी, जहां प्रोसीजर्स की जरूरत है ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं उधर भी जरूरत है, टू सप्लीमेंट द ड्राइंग स्पेसिफिकेशंस एंड अदर एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स, शेड्यूलिंग एंड रिवाइजिंग वैलिडेशन प्लान्स। The validation planning process should include a process for determining need for validation plans for initiating such a plans. यानी the validation planning process should include a process for determining the need for validation plans for initiating such plans. यानी ये प्लान्स वैलिडेशन प्लान कब इनिशिएट किए जाएंगे, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या ड्यूरेशन होगा, वो भी सारी शेड्यूलिंग जो है एडवांस में की जानी चाहिए। These should be developed in conjunction with the manufacturing and construction operation process plans. जो मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन प्लान्स होंगे प्रोसेस, उसकी लाइन उनके साथ मिलकर इनको किया जाता है इंश्योर। Now we'll be covering the policies, procedures and objectives of the validation. Organizational goals, policies and procedures are not mutually exclusive components. Each is related to one and other. यानी policies, procedures और objectives जो हैं ये एक इंडिपेंडेंट सेगमेंट्स हैं और एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं ये। फॉर एग्जांपल पॉलिसीज रिलेट टू ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल द प्रोसीजर्स रिलेट टू पॉलिसीज। ये इंटरकनेक्टेड हैं और कोई भी एक के बगैर दूसरा कंप्लीशन नहीं हो सकती। सिमिलरली दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसी तरह ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पक्का हिस्सा है। पॉलिसीज आइडेंटिफाई व्हाट डिपार्टमेंट्स टू डू वेयर एज प्रोसीजर टेल अस हाउ टू डू। ये बहुत अहम तरीन पॉइंट है कि पॉलिसीज दे आइडेंटिफाई व्हाट डिपार्टमेंट्स डू, कौन से डिपार्टमेंट ने क्या करना है ये पॉलिसी डिफाइन करेगी। वेयर एज प्रोसीजर्स टेल अस हाउ टू डू। पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, प्रोसीजर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को काम करने का तरीका बताता है किस तरह करना है, हाउ टू डू इट। ये दो बड़े पॉइंट्स हैं जो बेसिक इस स्लाइड से आपको याद रखने हैं। गोल्स आर अचीव्ड थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। इन दोनों की मदद से पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है, प्रोसीजर बताता है कि हाउ टू डू इट, और गोल जो हैं इन दोनों को जब इकट्ठा करें तो फिर गोल्स अटेनमेंट की तरफ ये चलते हैं। गोल्स आर अचीव्ड थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। इन एंड ऑफ देमसेल्व्स दे कैन डू नथिंग अनलेस सीनियर मैनेजमेंट इज डेडिकेटेड टू मेकिंग देम हैपन। गोल उस वक्त तक नहीं मिल सकते जब तक इस ख्वाब को में टॉप मैनेजमेंट के लोग इन्वॉल्व होकर पूरा नहीं कराते। देयर आर मैनी केसेस वेयर कंपनीज हैव फेल्ड टू फॉलो द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जहां पॉलिसीज भी बन गई, प्रोसीजर भी बन गए, लेकिन गोल अचीव नहीं है, कोर्स ऑफ एक्शन सही उन्होंने फॉलो नहीं किया। दिस इज ड्यू टू लार्ज पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट बिकमिंग सेल्फ फोकस्ड वेयर देयर ओन वेल बीइंग एंड सेल्फ इंटरेस्ट टेक प्रायोरिटी ओवर दोज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी उधर जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपनी सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट में इतनी इन्वॉल्व होगी कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स पे जोर नहीं दिया और वो एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकी। Policies, procedures and goals then become imaginary rather than realistic. जब तक इन पे अमल ना किया जाए, जब तक इनको अचीव ना किया जाए, तो ये फिर एक ख्वाबी दुनिया बन जाती है, इमेजिनरी बन जाते हैं। दे आर नॉट द रियलिटी जब तक के टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना हो। यही पॉइंट है। बीइंग इमेजिनरी द ऑब्जेक्टिव्स बिकम नेगेटिव मोटिवेटर्स डिस्ट्रॉइंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। ये एक अनरियलिस्टिक एक दी सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी अराइज हो जाती है और सीनियर मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर अपना रोल नहीं प्ले कर सकती। अ लैक ऑफ इंटीग्रिटी लीड्स टू द डिसफंक्शनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स द प्रीमाइज ऑफ व्हाट इज इन फॉर मी विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अचीव द ट्रू क्वालिटी रिजल्ट्स। वो कह रहे हैं जी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज या इंडस्ट्री जिसमें हर बंदा ये सोचना शुरू कर दे कि मेरे लिए इसमें क्या है, तो ऐसे उसकी डेथ हो जाती है। बिकॉज टीम वर्क निकल जाता है, कॉमन गोल्स आउट हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की अम्ब्रेला वीक हो जाती है। We'll be covering the policies. The first step in establishing company policies is to identify the customer, how the customer buys and how the customer can be reached. बहुत प्यारी बात की इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किसी भी कंपनी की पॉलिसीज में पहला पॉइंट ही फोकल पॉइंट कस्टमर होता है कि कस्टमर को कैसे रीच आउट करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है एंड हाउ इज टू बी मेड कंफर्टेबल। सेकंड, टॉप मैनेजमेंट मस्ट डिटरमिन कस्टमर नीड्स। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट का काम है
कि अपनी पॉलिसीज में कस्टमर नीड्स को आइडेंटिफाई करे। टॉप मैनेजमेंट शुड डिटरमिन व्हाट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिजनेस शुड बी। प्रेजेंट और फ्यूचर बिजनेस कहाँ खड़ा है, किस तरह उसको बेहतर किया जा सकता है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिसोर्स। यानी 3 चीजें, ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिसोर्स, इसको फोकस करती है टॉप मैनेजमेंट। नंबर 1, डिटरमिन मेजर एक्टिविटीज इन द कंपनी, कि कंपनी इसकी मेजर एक्टिविटी क्या होंगी। देन डिटरमिन सब एक्टिविटीज, उसकी सब एक्टिविटीज कंपनी की क्या होंगी। देन असाइन प्राइमरी एंड अल्टरनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट्स की क्या होगी, सेकेंडरी क्या होगी, अल्टरनेट क्या होगी। आइडेंटिफाई दिस रिसोर्सेज नीडेड, उसी प्रोसेस के दौरान आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस काम के लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए। पॉलिसीज एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप टू बॉटम हर लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग में पॉलिसी एग्जिस्ट होती हैं और एग्जिस्ट होना चाहिए एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन में। और टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज पॉलिसीज दैट रिलेट टू एवरीवन इन द कंपनी। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर एक के मतलब पॉलिसी बना के देती है ताकि एवरीबॉडी शुड नो कि इसके मतलब क्या पॉलिसी है, एंड एक सेल्फ ऑपरेटिंग गाइडलाइन टाइप सिस्टम इन प्लेस किया जाता है। पॉलिसीज आउटलाइन अ जनरल कोर्स दैट इज अ फ्रेमवर्क of actions to be followed and do not precisely describe how to achieve these specific objectives। यानी पॉलिसीज एक ब्रॉडर गाइडलाइन देती हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट या फ्रेमवर्क के लिए। वो माइनर लेवल पे नहीं आती कि कैसे करने हैं, वो तो मैनेजमेंट का काम है, जो उस लेवल पे मिडिल लेवल है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, उनका काम है। इन मोस्ट केसेस द पॉलिसी स्टेटमेंट आर ग्रुप टुगेदर इनटू अ मैनुअल, पॉलिसी मैनुअल बना दिए जाते हैं जिनमें सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी जाती हैं, उधर से सारी गाइडलाइन ले सकते हैं। जैसे क्वालिटी पॉलिसी मैनुअल होता है, परचेज मैनुअल होता है, टेस्टिंग मैनुअल होता है, फिनांस का मैनुअल होता है। ये डिफरेंट मैनुअल्स कंपनी लेवल पे बना दिए जाते हैं। दिस मैनुअल इज टिपिकली असाइन्ड टू कंट्रोल नंबर फॉर रेफरेंस एंड द डेटेड एंड अप्रूव्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट। लेवल उस मैनुअल में बेसिकली डिफाइन कर दिए जाते हैं कि किस लेवल की चीज़ आएगी तो वो कहाँ तक अप्रूवल होगी, और डिसीजन मेकिंग के लिए लेवल ऑफ अप्रूवल क्या होना चाहिए, ताकि एवरीबॉडी इज क्लियर कि ये लेवल है, इस लेवल से आगे मैंने जाना है अगला डिसीजन देने के लिए। और एक सिस्टम सेल्फ ऑपरेटिंग के तहत चलता रहता है, और डिसीजन मेकिंग की वजह से सिस्टम या टाइम वेस्टर्स कम हो जाते हैं उसकी वजह से। अ जनरल आउटलाइन फॉर राइटिंग अ पॉलिसी स्टेटमेंट एज फॉलो, यानी एक पॉलिसी स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है उसकी गाइडलाइन है। डिस्क्राइब द मेजर एक्टिविटीज एंड सब एक्टिविटीज, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की मेजर एक्टिविटीज हैं और सब एक्टिविटीज हैं उनको डिफाइन किया जाता है। फिर उसमें उसके आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं उसी स्टेटमेंट में। फिर डिफाइन द डिपार्टमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जो डिपार्टमेंट जिस काम का रिस्पॉन्सिबल है उसको भी उसी स्टेटमेंट में डाला जाता है। देन आइडेंटिफाई द एसोसिएटेड प्रोसीजर्स, जो उससे मतलब एसोसिएटेड प्रोसीजर्स हैं उनको भी डाल दिया जाता है। देन ऑब्वियसली स्टेट दी पॉलिसी, इसके मतलब पॉलिसी क्या है। तो इसके लिए आउटलाइन पॉलिसी स्टेटमेंट के लिए 5 चीज़ें डालना ज़रूरी हैं, सो दैट उस स्टेटमेंट से पूरी क्लैरिटी आ जाए, जो कंपनी के अपने वर्कर्स हैं उनको भी, आउटसाइडर को भी, ऑडिट वालों को भी, स्टैंडर्ड्स वालों को भी, वैलिडेशन वालों को भी, हर एक को क्लियर हो जाए कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट है कंपनी की, इन लाइनों पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। नाउ वी सी द इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स ऑन दिस स्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर आप गौर करें ये एक ट्रायंगल है, प्रोसीजर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी, इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप है। प्रोसीजर्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर्स और पॉलिसी जो हैं ये मिल के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। से एक तो इंडिकेटर ये मिलता है कि पॉलिसी होगी, प्रोसीजर्स होंगे तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। कोई एक चीज़ मिसिंग है तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल प्रोसीजर है नहीं है तो पॉलिसी है तो ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। इनके लिए जरूरी है ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट के लिए कि पर्टिकुलरली प्रोसीजर भी एग्जिस्ट करें कंपनी के, पॉलिसी भी हो, अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव जो उसके बाद शुरू होती है। प्रोसीजर्स एंड रूल्स, procedures and rules define in step by step fashion the method through which policies are achieved। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि प्रोसीजर्स और रूल्स जो हैं डिफाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप फैशन इन विच मेथड्स थ्रू विच दी पॉलिसीज आर अचीव्ड, कि जिसके थ्रू पॉलिसीज को अचीव किया जाता है, पॉलिसीज को किस तरह अचीव किया जाता है ये डिफाइन करते हैं। दे आउटलाइन द मैनर इन विच अ रिकरिंग एक्टिविटी मस्ट बी अकम्प्लिश्ड, यानी एक जो एक्टिविटी चल रही है किन रूल्स के तहत, किन प्रोसीजर्स के तहत, ऑब्वियसली पॉलिसी के दायरे इख्तियार में रहते हुए किस तरह कंप्लीट होनी है, ये उसकी रोड मैप देते हैं, गाइडलाइन देते हैं। प्रोसीजर शुड अलाउ फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेविएशन,
प्रोसीजर्स में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी जाती है, इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव्स को भी अलाउ किया जाता है और डेविएशन भी दी जाती है. दे आर नॉट रिजिड इन नेचर, दे आर अ बिट फ्लेक्सिबल इन नेचर सो दैट they contribute towards the attainment of the goals. Rules require that specific actions be taken with respect to given situation. यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोसीजर एंड रूल्स में. रूल्स रिक्वायर दैट स्पेसिफिक एक्शन बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू गिवन सिचुएशन. जो स्पेसिफिक एक्शन एक गिवन सिचुएशन में लिए जाते हैं उनको स्टेप कहा जाता है, रूल्स वो अलाउ करते हैं. रूल्स लीव लिटिल डाउट कंसर्निंग व्हाट इज टू बी डन. वो थोड़ा डाउट छोड़ते हैं, वही मैंने शुरू में बात की थी, थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, पर्सनल इनिशिएटिव छोड़ते हैं वो. दे परमिट नो फ्लेक्सिबिलिटी और डेविएशन. अनलाइक प्रोसीजर्स, रूल्स डू नॉट नेसेसरली स्पेसिफाई अ सीक्वेंस. रूल इज रूल. वो थोड़े उसकी राइट फ्रॉम सैनिटरी वर्कर टू अ सी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर सपोज टू फॉलो अ रूल. फॉर एग्जाम्पल, रूल ऑफ द कंपनी इज एवरीबॉडी शुड बी इन द ऑफिस बाई 8:45. सो इस रूल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. हाँ, 5 से 7 मिनट थोड़ी बहुत डेविएशन इज अलाउड up to some limit, but nobody can come कि मैं I'll come at 9:45. तो यूनिफॉर्मिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन यही होती है रूल में, सारे बंदे उसको फॉलो करें एज ए कम्युनिटी. टिपिकली मास्टर लिस्ट इज मेंटेन्ड दैट आइडेंटिफाइज ऑल द प्रोसीजर्स यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद द अप्रूवल डेट. कि वो जो प्रोसीजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल किए हैं, उनके सीनियर्स ने, मैनेजर्स लेवल पे, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, वो सारे इकट्ठे प्रोसीजर अप्रूव्ड प्रोसीजर रखे जाते हैं सो दैट एवरीबॉडी फॉलोज देम ऑन अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम. बेसिकली इन सारे स्टेप्स का मकसद सिस्टम को इजी करना है, एक प्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ द गोल्स. अब बेसिक आउटलाइन फॉर अ प्रोसीजर इज एज फॉलो. ये स्लाइड पे दिखाया हुआ है कि आउटलाइन क्या होता है प्रोसीजर का. नंबर 1, नंबर, कंट्रोल नंबर असाइंड फॉर रेफरेंस. कंट्रोल नंबर क्या होगा? फ्रॉम द पर्सन अप्रूविंग द प्रोसीजर, जिसने अप्रूव किया है, टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोसीजर, जिसका फर्ज बनता है करना. डेट, द डेट ऑफ प्रोसीजर वाज अप्रूव्ड. सब्जेक्ट के मेजर एक्टिविटी क्या थी, रिगार्डिंग सब एक्टिविटी क्या थी. सीसी, कार्बन कॉपी लिस्ट, जिसके इसकी कॉपी दी गई है इस प्रोसीजर की फॉर इंफॉर्मेशन. प्रोसीजर स्टेप्स एंड रूल्स, ये प्रॉपर तरीके से इसके क्या प्रोसीजर्स हैं, स्टेप्स हैं, सो दैट अ डॉक्यूमेंटेड कॉपी जो है हर एक के पास रहे. आपने चीजें इन सारी चीजों से नोट की होगी. सिस्टम इज नॉट इंडिविजुअल बेस्ड, सिस्टम इज नॉट पर्सनैलिटी बेस्ड, सिस्टम इज आउटवर्ड बेस्ड, प्रोडक्टिविटी बेस्ड है. इसलिए डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हर चीज, इसने कब क्या करने प्रॉपर लिखा हुआ है प्रोसीजर्स के तहत. फॉर्म्स एंड रिकॉर्ड्स. द टास्क ऑफ डिजाइनिंग फॉर्म्स फॉर क्वालिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट. क्वालिटी के लिए कुछ फॉर्म्स रखे जाते हैं, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम है वो. ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंट मस्ट नो, जो उसका मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है क्वालिटी का, उसको जानना चाहिए, पता होना चाहिए व्हाट डाटा द यूजर वांट्स टू कलेक्ट. कौन सा डाटा उसने देना है चाहिए यूजर को. वो द फॉर्म इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द क्वालिटी सिस्टम. क्वालिटी सिस्टम में इस फॉर्म का रोल क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है. द बेसिक पार्ट्स ऑफ ए फॉर्म आर एज फॉलो. टाइटल आइडेंटिफाइज द फॉर्म. इंस्ट्रक्शंस टेल्स अस हाउ टू कंप्लीट द फॉर्म्स. हेडिंग कंटेन्स ऑल द जनरल डाटा. बॉडी इज द स्पेसिफिक डाटा ऑफ द फॉर्म डिजाइन टू कलेक्ट. कंक्लूजन जो है कंटेन्स अप्रूवल सिग्नेचर्स एंड द समरी डाटा, उसमें डाला जाता है कंक्लूजन्स के साथ कि क्या होगा. देयर आर 2 बेसिक स्टाइल्स ऑफ फॉर्म्स. ओपन स्टाइल है एक फॉर्म्स का, एक ओपन स्टाइल होता है. देन एक बॉक्स स्टाइल होता है फॉर्म्स का, कि बॉक्स स्टाइल में होते हैं. द ओपन स्टाइल इज द सिंपलेस्ट. ओपन स्टाइल जो होता है फॉर्म का वो सिंपलेस्ट होता है. इट कंसिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड ओपन एरियाज इन विच डाटा कैन बी कलेक्टेड. हेडिंग्स के तहत होता है. द बॉक्स स्टाइल एलोकेट्स स्पेस टू ईच डाटा आइटम. ईच बॉक्स इज क्लियरली आइडेंटिफाइड द नेम और बाय अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. वो बॉक्स शेप में होता है, उसमें यस एंड नो की ऑप्शंस भी होती हैं. फॉर्म्स आर सेल्डम प्योरली ओपन और प्योरली बॉक्स्ड. ये एक मिक्स प्रोडक्ट होती है, मिक्स फ्लेवर होता है ओपन और रोज का. दे आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज प्रीडोमिनेटली ओपन और बॉक्स्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ये डिपेंड करता है उस एनवायरनमेंट के मतलब, उस सिस्टम के मतलब या उस पर्टिकुलर सिचुएशन के मतलब. कंप्लीटेड फॉर्म्स आर कंसिडर्ड रिकॉर्ड्स. जो फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं उनको फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाता है. टिपिकली कंट्रोल ऑफ द फॉर्म्स रिक्वायर्स अ नंबर टू बी असाइन टू द फॉर्म. हर फॉर्म को एक नंबर असाइन किया जाता है जो उसको फॉलो करता है. दिस नंबर इज यूजुअली फाउंड इन द फुटर सेक्शन ऑफ द फॉर्म. इस नंबर को अमूमन फुटर सेक्शन में देखा जाता है. A date is commonly found next to the number. Significantly the date of form was placed in use. वो कब यूज किया गया था, उसको किस तरह यूज करना है वो प्लेस किया जाता है. These forms are then listed on the document master list.
फिर इन फॉर्म्स को डॉक्यूमेंट मास्टर लिस्ट में डाल दिया जाता है। द स्टोरेज, लोकेशन, फिलिंग मेथड एंड द रिटेंशन टाइम मस्ट बी आइडेंटिफाइड फॉर कंप्लीट फॉर्म्स और रिकॉर्ड्स। उनके लिए इनको प्रॉपर आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। Blueprints is the product specifications. Product specifications developed internally should be identified along with the revision letter code, which can be cross referenced in some manner to a definition of what is changed. कि क्या चेंज हुई है, कब चेंज हुई है, किस तरह चेंज हुई है, उसमें उसका रेफरेंस दिया जाना चाहिए। Normally there is a list showing the history of the revisions for each part. हर हिस्से की हिस्ट्री को शो किया जाता है कि वो किस तरह उसको देखा गया है। इन मोस्ट केसेस these specifications are maintained in a filling system. ज़्यादातर केसेस में स्पेसिफिकेशन को फिलिंग सिस्टम में डाला जाता है, फाइलिंग सिस्टम में सॉरी, ताकि प्रॉपर उनका रिकॉर्ड जब भी आप फाइल खोलें विद अच्छा फाइल जो है वो टाइम के लिहाज से भी होती है, उसमें रेफरेंस के लिहाज से भी लिखा जाता है, सो दैट इट इज़ ईजी टू ट्रेस इट बैक एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नो क्लियरली आप ज़रा गौर से देखिएगा, फ्लो चार्टिंग सिंबल जो हैं इनको ज़रा देखें, इस स्लाइड पे बड़ी अहम है। फॉर एग्जांपल ये दायरा नंबर 1 इज द टर्मिनल सिंबल इंडिकेट्स द स्टार्ट, स्टॉप, हार्ट, पास और इंटरप्शन इन अ प्रोसेस, ये उसकी सिंबल है। आगे एक है प्रोसेस सिंबल इज रिप्रेजेंट अ टास्क परफॉर्म्ड इन द प्रोसेस। देन decision symbol is used for the operation that is determined which of 2 or more alternative path will be followed, कौन सा path follow किया जाएगा। सर्कल है, one page connector is used in connect link और other flow chart symbol इसको connect करने के लिए है। off page connector is used when the flow chart is continued on another page, जब दूसरे पेज पे continued है। ये document symbol इसको कहा जाता है, is used to describe any input or output that is paper इनपुट आउटपुट दैट इज अ पेपर डॉक्यूमेंट, जो कि पेपर डॉक्यूमेंट है उसके रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। ये जो फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं ये भी पता होना चाहिए इंजीनियर्स को, मैनेजर्स को, पीडीएस को। फॉर द कंपनी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सो दैट एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन द सेम पेज कि हम कौन सी चीज कंसिडर कर रहे हो तो उसका क्या कनोटेशन है, क्या उसकी मीनिंग है, किस तरह उसको इंटरप्रेट करना है। प्रोसेस फ्लो चार्टिंग। Flow charting is a graphical technique specifically developed for use in computer science. It is pictorial representation that uses predefined symbols to describe data flow in a business or the logic of a computer program or process. The symbols shown in table are predefined. Their shapes identify data and communicate what is happening to the data. वो इस डाटा के relevant symbols हैं जो पिछली स्लाइड पे हमने देखी हैं। फॉर इंटरप्रिटेशन या प्रॉपर रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए हर पीडी मैनेजर और वर्कर को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। प्रोसेस फ्लो चार्टिंग में फ्लो चार्ट्स हेल्प क्वालिटी प्रोफेशनल्स टू डिस्क्राइब एंड कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ प्रोसेसेस एंड डाटा इन 3 प्रिंसिपल वेज। फ्लो चार्ट जो हैं किसी को 3 मुख्तलिफ तरीकों से हेल्प आउट करते हैं। एनालाइज द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रहा है इन प्लेस है उसको एनालाइज कैसे करना है। देन सिंथेसाइज द न्यू प्रोसेसेस, नए प्रोसेस को सिंथेसाइज करना, एवेलुएट करना, देखना उसके गुड्स एंड बैड्स, एंड कम्युनिकेट विद अदर्स, और कम्युनिकेट करना लोगों के साथ कि ये किस तरह कम्युनिकेशन करनी है। ये 3 डिफरेंट पर्पस हैं जो प्रिंसिपल वेज के लिए फ्लो चार्ट्स यूज होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स को स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डेवलप स्टैंडर्ड सिंबल्स बिगेन इन द अर्ली 1960s. The efforts in the USA resulted in the set of symbols adopted by the ANSI. जैसे शुरू की सिंबल्स हैं इंटरनेशनली डेवलप की गई सिंबल which should be understood and well recognized everywhere at global level. Normal logic flow क्या हुआ? The normal logic flow is downward and by columns from left to right. Left to right हमेशा logic flow को लिया जाता है। Process flow. There are 3 basic process flows that have been identified in processes. प्लस 3 टाइप्स के प्रोसेसेस में फ्लो देखे गए हैं। वन इज द सीक्वल, अदर इज द लूप एंड थर्ड इज इफ देन एल्स, इफ सो देन एल्स व्हाट इज टू बी डन। दीज फ्लो अपीयर्स द मोस्ट ऑफन व्हेन वन इज डिस्क्राइबिंग प्रोसेसेस। जब एक पर्टिकुलर प्रोसेस के इन होते हैं, आप टेक्निकलिटीज में जाते हैं तो इन तीनों में से किसी एक मेथड की आपको साथ साथ जरूरत पड़ रही होती है। योर प्रोसेस कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज। क्लैरिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में, कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन में, प्रोसेस कोई भी आप यूज कर सकते हैं। एज यू विल नोटिस फॉर द मोस्ट पार्ट ईच सिंबल हैज 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द डिसीजन सिंबल वेयर देयर आर 2 आउटपुट्स, ट्रू और फॉल्स। मोस्टली क्लैरिटी रखने के लिए एक सिंबल को यूज करके आगे बढ़ा जाता है सो दैट इट इज वेल अंडरस्टूड। जैसे एक एग्जांपल है प्रोसेस फ्लो की इस स्लाइड पे
कि कहाँ से सीक्वेंशियल की है, वो सीधा सीक्वेंस में गया हुआ है। लूप में आप देखें कि बीच में लूप्स भी आई कि अगर एक सिंबल आए नई साल हुई फीडबैक जा रही है। इफ देन वाली ये आपने देखी होगी, एक्सट्रीम राइट में जो कॉलम है, तीनों की डिफरेंट की एग्जांपल्स हैं कि कौन से प्रोसेस को किस तरह ब्रीफ किया जाना है। कम्युनिकेशन, the business quality plan in table is first plan to be developed. The process quality plan is derived from the business quality plan, ideally for each activity listed. For short-term process, a project plan issued while a product quality plan is made for each type of material used from raw material to the finished goods. These plans can be then be revised as needed. The axiom measures twice and cut once more than applies when it comes to planning. कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, ब्रीफ ये है स्लाइड का कि आप जो भी प्रोसेस फॉलो करें, जो भी मेथड फॉलो करें, उसमें बड़ी क्लैरिटी हो, स्टेबल में आप सिंबल्स के लिहाज से, प्रोसीजर्स के लिहाज से, एंड रिजल्ट आपका सही आए। These plans are communicated from the senior management down throughout the entire organization and provide the basis for the meaningful dialogue within the company. Within the company communication के लिए और रेफरेंस के लिए ये यूज होते हैं और इनको ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। Now gentlemen, we are finished with this lecture. Now I will be sharing the summary of this lecture. The planning process starts with the business quality plan, from which in turn basic quality plans are derived. ये हमने पढ़ा। उसके बाद additionally product and project plans are generated basis upon the process quality plans के basis पे ये generate होते हैं। Projects can be in the form of design control for new product development or in the implementation of the corrective of the preventive actions, उसको देखा जाता है। The product quality plans define the features, functions and characteristics of the product and its components, यानी product quality plan जो हैं हर प्रोडक्ट के जो सब प्रोडक्ट्स हैं उनके फीचर्स वगैरह को डिफाइन करते हैं। फिर हमने पढ़ा these plans are integral to each other and cannot be performed separately, ये प्लान्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और अलहदा आइसोलेशन में नहीं इनको देखा जा सकता। नॉर कैन दीज प्लान स्टार्ट विद द प्रोडक्ट एंड वर्क बैकवर्ड, ये बैकवर्ड नहीं होते, ये सारे सप्लीमेंट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए एंड रिजल्ट अचीव करने के लिए। डूइंग सो वुड इंडिकेट लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड ओवर डेलीगेशन। अगर खुदा का साइन आइसोलेशन हो, ये अपना प्रॉपर इनमें कोहेरेंस ना हो, कम्प्रीहेंसिवनेस ना हो, तो फिर ये एक लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट और लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी मिडल मैनेजमेंट का इंडिकेटर भी होता है। With this, we gentlemen finish this lecture, that is 23. Shukr Alhamdulillah. As usual, at the end of my lecture, I would like to share जो कुरान शरीफ की आयत है उसका तर्जुमा for your guideline and my guideline as good message. It is said, and the believers, men and women, are protecting friends one of another. They enjoin the right of the forbid wrong, and they establish worship and they pay the poor. Due to they obey Allah and His Messenger. As far as these, Allah will have the mercy on them. Allah is mighty and wise. Right. समरी ये है जो इस आयत की है कि आप अच्छे काम करें, गरीबों की मदद करें और कोशिश करें अल्लाह और अल्लाह के नबी के बनाए हुए रस्तों पे हम अमल करें, लोगों के लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट बने, अच्छे और बुरे में तमीज़ करें, अच्छाइयाँ पैदा करें, अपने आप को ठीक करें और हमारा हर आने वाला कल जो है पिछले गुजरने वाले कल से बेहतर होना चाहिए। दूसरा मैसेज जो कि ज़रूरी है, प्रैक्टिस दी पास, व्हेन इन डाउट पास। जब आपको कोई शक डाल रही हो कोई चीज़, पास दे लें, रुक लें, सब्र कर लें। व्हेन टायर्ड पास, जब आप थक गए हैं तो थोड़ा सा पास दे लें, अगेन यू विल रीगेन द एनर्जी। व्हेन एंग्री अगेन पास, जब गुस्से में हैं तो थोड़ा आप ठहराव ले आएं। एंगर मैनेजमेंट में किसी दिन तफसीलन मैं आपको मैसेज भी दूंगा। बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो लेट जाएं, और खड़े हैं तो चल पड़े, लेटे हैं तो बैठ जाएं, पानी पिएं। ये सारे एंगर मैनेजमेंट के असूल हैं जो अल्लाह के नबी के सुन्नत के तहत भी बताए गए हमें। व्हेन स्ट्रेस्ड, जब परेशान हैं, प्रेशर में हैं तो पास। एंड व्हेन एवर यू पास प्रे, जब भी आप पास करते हैं, जब भी आप सूख जाते हैं, आप बीच में ब्रेक देते हैं तो अल्लाह से मदद की दुआ कर लें। अल्लाह प्लीज़ हेल्प मी, अल्लाह प्लीज़ हेल्प मी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे। तो जेंटलमैन, मुझे आज का लेक्चर ये लास्ट मैसेज पास वाला देके बहुत अच्छा लग रहा है आपको। मैं दुआ गो कि अल्लाह ताला मुझे और आपको प्रोडक्टिविटी में, क्वालिटी मैनेजमेंट में, अच्छाई में हर वक्त अच्छाई की तरफ बढ़ने की तौफीक दे, अपने वालिदैन की खिदमत करने की हिम्मत दे, अच्छाई का मैसेज दे। मेरे रब मालिक कायनात, खालिक कायनात आपके और मेरे दिल की हर दुआ कबूल कर ले और मुझे और आपको और हमको
अपनी रब्बे जुल जलाल अपनी ज़ात के सिवा किसी और का मोहताज ना करे और हमारे दिल की सारी दुआएं कबूल कर ले। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से आपके वालिदैन को ख़ास सलाम, सारे बड़ों को सलाम। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा हमें नासर हो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। थैंक यू।